हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। कंप्यूटर नेटवर्क के प्लेलिस्ट में आज हम देखेंगे एआरपी प्रोटोकॉल। ठीक है। और ये जो एआरपी प्रोटोकॉल का जो टॉपिक है वो आप किसी भी एग्जाम में आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है अगर आपके सिलेबस में कंप्यूटर नेटवर्क मेंशन किया गया है। ठीक है। और एआरपी प्रोटोकॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। और मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है एआरपी प्रोटोकॉल कैसे काम करता है। ठीक है, बेसिक तो लोगों को आइडिया होता है कि आईपी एड्रेस से ये मैक एड्रेस में कन्वर्ट करता है, बट कैसे करता है और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट केस अगर सिचुएशन होता है तो उस सिचुएशन पे कैसे वो काम करता है, तो हम लोग इस वीडियो में एआरपी को काफी डिटेल में ना बहुत सारे केस को लेकर पढ़ेंगे, विथ एग्जांपल पढ़ेंगे। तो अगर आपको एआरपी में कंफ्यूजन है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के एंड तक आपका सारा का सारा कंफ्यूजन एआरपी से रिलेटेड दूर हो जाए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर हम लोग इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एआरपी प्रोटोकॉल होता क्या है। देन हम लोग समझेंगे कि आखिर हमें एआरपी प्रोटोकॉल की जरूरत क्यों पड़ती है। देन हम लोग देखेंगे कि आखिर एआरपी प्रोटोकॉल काम कैसे करता है। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे एआरपी प्रोटोकॉल से बहुत सारे रिलेटेड टर्म होते हैं, जैसे एआरपी टेबल होता है, एआरपी टाइम आउट होता है। ठीक है, एआरपी का रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स जो जाता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उस स्ट्रक्चर में कौन कौन से फील्ड होते हैं, हर एक फील्ड का क्या क्या वैल्यू और किस वैल्यू पे क्या मीनिंग होता है। ठीक है, उस स्ट्रक्चर को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। देन हम लोग देखेंगे कि एआरपी कमांड कैसे हम अपने लैपटॉप में अगर हमें एआरपी टेबल देखना हो तो वो कैसे देखेंगे, अगर उसमें कुछ वैल्यू सेट करना हो तो कैसे सेट करेंगे। तो बहुत सारे एआरपी से रिलेटेड कुछ कमांड्स है, बेसिक कमांड्स, वो सारे हम लोग कमांड्स देखेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं पूरे के पूरे डिटेल्स में। तो चलिए एक एक करके हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एआरपी का फुल फॉर्म। तो एआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, ए फॉर एड्रेस, आर फॉर रिजोल्यूशन एंड पी फॉर प्रोटोकॉल। एंड ये प्रोटोकॉल्स किस काम में आता है? इस प्रोटोकॉल का काम होता है कि टू ट्रांसलेट द आईपी एड्रेस इनटू मैक एड्रेस। अगर आपको किसी सिस्टम का आईपी एड्रेस पता है एंड आपको उस सिस्टम का मैक एड्रेस चाहिए, पता करना है, कैसे पता करेंगे? तो आप क्या करोगे, एआरपी प्रोटोकॉल में आईपी एड्रेस एज ए इनपुट दोगे एंड आपको एआरपी प्रोटोकॉल क्या करेगा, उस सिस्टम का आपको मैक एड्रेस दे देगा। सिंपल। ठीक है। अगर आपको किसी सिस्टम का मैक एड्रेस पता करना है तो उसका आपको आईपी एड्रेस पता होना चाहिए, तभी आप एआरपी प्रोटोकॉल यूज कर सकते हो। बेसिक रिक्वायरमेंट होगा आपको कि उस सिस्टम का आईपी एड्रेस पता। बिना आईपी एड्रेस पता किए अगर आप चाहोगे कि उसका मैक एड्रेस पता कर ले, देन आप एआरपी की हेल्प से नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो एआरपी को काम करने के लिए बेसिक क्या चाहिए? आपको आईपी एड्रेस किसी सिस्टम का पता होना चाहिए और इन द एंड आपको क्या मिलेगा? उस सिस्टम का मैक एड्रेस मिलेगा। ठीक है। तो एआरपी को आप ऐसे एक बॉक्स की तरह समझ सकते हो, जिस बॉक्स में आप क्या डालोगे, किसी भी सिस्टम का आईपी एड्रेस डालोगे एंड इस बॉक्स में कुछ ऑपरेशंस होंगे, कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ इस पे काम करेगा उस आईपी एड्रेस पे। एंड उसके बाद इन द एंड आपको क्या मिलेगा? जिस सिस्टम का आपने आईपी एड्रेस पास किया ना, उसी सिस्टम का आपको क्या मिलेगा? उसका मैक एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, ये बेसिक इसका फंक्शनलिटी और मेन फंक्शनलिटी है। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर हमें एआरपी प्रोटोकॉल की जरूरत ही क्यों पड़ती है। ठीक है। देखिए, जब भी दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो दो कंप्यूटर कम्युनिकेट नहीं करते हैं। दो कंप्यूटर के बीच में हर एक कंप्यूटर में कोई ना कोई एप्लीकेशन चलता है। जैसे आप अपने लैपटॉप में जीमेल ओपन किया एंड आपने क्या किया, किसी अपने फ्रेंड को मेल भेजा, जीमेल पे ही भेजा लेट्स सपोज। तो आप क्या कर रहे हो, आप एक एप्लीकेशन की हेल्प से आपका जो फ्रेंड जो जीमेल यूज करेगा उस एप्लीकेशन से कम्युनिकेट कर रहे हो। ठीक है। तो जो कंप्यूटर होता है, जो कंप्यूटर के अंदर जो भी एप्लीकेशन या जो भी प्रोग्राम हम लोग रन करते हैं, वो कौन सा एड्रेस यूज करते हैं? वो एप्लीकेशन या वो प्रोग्राम यूज करता है आईपी एड्रेस। ठीक है, टू रिसीव और सेंड अ मैसेज। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया कि दो कंप्यूटर के बीच में जब कम्युनिकेशन होता है तो दो कंप्यूटर के बीच में नहीं, उनके अंदर का जो एप्लीकेशंस होते हैं, जो सॉफ्टवेयर रन होता है, उन दोनों सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन होता है एंड वो दोनों सॉफ्टवेयर आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस। ठीक है। लेकिन आपको आप, आपके जो फ्रेंड का जो कंप्यूटर के अंदर जो वो जीमेल यूज कर रहा है, उस जीमेल तक पहुंचने से पहले आपको उसके कंप्यूटर तक पहुंचना पड़ेगा ना। पहले आप उसके कंप्यूटर तक पहुंचोगे, देन उसके बाद उसके अंदर वो जो एप्लीकेशन यूज कर रहा है उसमें पहुंचोगे। ठीक है। तो एक्चुअल कम्युनिकेशन बिटवीन द टू डिवाइसेस जो होता है, तो आपको जब उसके कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? उसके कंप्यूटर का मैक एड्रेस चाहिए होगा। ठीक है। समझ में आया कि हमको ईआरपी क्यों चाहिए? आपको उसके कंप्यूटर का जो जीमेल यूज कर रहा है उसका आईपी एड्रेस तो पता है, उसका पोर्ट नंबर पता है, सब कुछ पता है, लेकिन उसके कंप्यूटर तक पहले पहुंचेगा तब तो आप उसके अंदर का जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो उसमें पहुंचेगा। जैसे कोई आदमी
किसी होटल के एक रूम में रह रहा है, तो पहले आपको उसके होटल का एड्रेस पता होगा, देन आप उसके रूम में जाओगे ना। आपको बस वो बोले कि रूम नंबर 204 में आओ, तो आप पूछोगे ना भाई 204 किस होटल में। ठीक है, तो होटल का एड्रेस आपका मैक एड्रेस है और रूम का एड्रेस आपका आईपी एड्रेस है। एक्चुअल कम्युनिकेशन आपका उसके रूम में ही जाकर होगा। ठीक है, आप होटल तो बस उसका जरिया है, पहले आप होटल पहुंचोगे देन आप उसके रूम में जाओगे। उसी तरह एक्चुअल कम्युनिकेशन होगा दो एप्लीकेशन के बीच में ही, एंड वो दोनों एप्लीकेशन यूज करते हैं आईपी एड्रेस। लेकिन उस एक्चुअल एप्लीकेशन तक पहुंचने से पहले आपको उसके कंप्यूटर तक पहुंचना पड़ेगा, एंड कंप्यूटर तक जाने के लिए आपको क्या चाहिए, उस कंप्यूटर का मैक एड्रेस। तो आपके पास है आईपी एड्रेस एंड आपको चाहिए मैक एड्रेस। तो जैसे अगर कोई आपको बोले कि होटल 204 रूम नंबर 204 में आओ, एंड आपके पास एक डिवाइस हो जिसमें आप बस डालो 204, एंड आपको पता चल जाए कि वो बंदा किस होटल में हो, देन आप होटल में जाओगे और देन उसके बाद 204 में चले जाओगे। तो यही काम यहाँ पर एआरपी करता है। आप इसमें डालते हो रूम नंबर एंड ये आपको दे देता है होटल का नंबर, देन आप होटल नंबर, होटल का नाम और रूम नंबर मिलाकर आप वो आदमी तक पहुंच जाते हो। यहाँ पर आप इनपुट करोगे आईपी एड्रेस और ये दे देगा उस सिस्टम का, एप्लीकेशन का, जहाँ पे वो रन हो रहा है एप्लीकेशन, उस मशीन का मैक एड्रेस, एंड आप आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस यूज कर कर आप उस सिस्टम तक पहुंच जाते हो। ठीक है, ये समझ में आ गया कि आपको एआरपी का जरूरत क्यों पड़ता है। जैसे देखिए ये आपका सिस्टम है और ये आपके फ्रेंड का सिस्टम है। यहाँ पर आप जीमेल यूज कर रहे हो, ये भी आपका जीमेल यूज कर रहा है। आपका यहाँ पर आईपी एड्रेस आपको पता है आपके फ्रेंड का। ठीक है, इसका जो आईपी एड्रेस आपको पता है, लेकिन आपको मैक एड्रेस नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, एआरपी की हेल्प से यहाँ पे मैक एड्रेस पता करोगे, देन जाकर आपका कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि आखिर एआरपी काम कैसे करता है। लेट सपोज कोई हमारा कंप्यूटर ए है एंड वो किससे बात करना चाहता है, कंप्यूटर बी से कम्युनिकेट करना चाहता है, और कंप्यूटर ए पहले से ही कंप्यूटर बी का आईपी एड्रेस जानता है। कैसे जानता है, विद द हेल्प ऑफ डीएचसीपी प्रोटोकॉल। डीएचसीपी प्रोटोकॉल की हेल्प से कंप्यूटर ए बी का आईपी एड्रेस जान चुका है। ठीक है, अब उसको कम्युनिकेशन करने के लिए उसको क्या चाहिए, बी का मैक एड्रेस चाहिए। ठीक है, अभी मैंने बताया मैक एड्रेस क्यों चाहिए, ये समझ में आ गया। तो ए को तो बी से कम्युनिकेट करना है और बी का उसके पास आईपी एड्रेस तो है विद द हेल्प ऑफ डीएचसीपी प्रोटोकॉल, लेकिन बी से एक्चुअली कम्युनिकेट करने के लिए ए को बी का मैक एड्रेस भी चाहिए। ठीक है, लेकिन बी के ए के पास मैक एड्रेस है या नहीं, वो क्या करेगा, ए क्या करेगा, ए सबसे पहले अपने पास उसके पास एक इंटरनल टेबल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एआरपी कैश या एआरपी टेबल। तो सबसे पहले ए क्या करेगा, अपने एआरपी टेबल में देखेगा, क्या देखेगा, ये देखेगा कि ये जो बी का जो आईपी एड्रेस है इसके करस्पॉन्डिंग कोई मैक एड्रेस है या नहीं उस टेबल में। ठीक है, तो वो देखेगा अपने टेबल में कि ये जो बी का आईपी एड्रेस है इसके करस्पॉन्डिंग कोई मैंने पहले से मैक एड्रेस स्टोर कर रखा है या नहीं। लेकिन अगर ए बी से फर्स्ट टाइम कम्युनिकेट कर रहा है तो उसके पास कोई भी बी के आईपी एड्रेस से मैचिंग कोई भी मैक एड्रेस नहीं मिलेगा एआरपी कैश में। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेगा, ए क्या करेगा कि एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजेगा। किसको भेजेगा, अपने नेटवर्क पे जितने भी डिवाइसेस है ना सबको मैसेज भेजेगा। और उस मैसेज में वो बोलेगा क्या, वो ये बोलेगा कि भैया मेरे पास ये आईपी एड्रेस है, जिसका भी ये आईपी एड्रेस है वो मुझे कृपया अपना मैक एड्रेस मुझे दो। ठीक है, वो क्या करेगा, अपना एक एआरपी रिक्वेस्ट भेजता है। वो जो मैसेज भेजेगा ना अभी ए जो ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजेगा उसको बोलते हैं एआरपी रिक्वेस्ट। वो क्या करेगा, ए एक एआरपी रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजेगा जिसमें वो अपने नेटवर्क पे जितने भी अवेलेबल डिवाइसेस होंगे सबसे रिक्वेस्ट करेगा, सबसे यही बोलेगा कि भैया ये जो मैक आईपी एड्रेस मेरे पास है, जो बी का उसके पास जो आईपी एड्रेस है जिससे उसको कम्युनिकेट करना है, वो बोलेगा कि ये जो आईपी एड्रेस जिसका भी ये आईपी एड्रेस है वो अपना कृपया मैक एड्रेस दो। अभी नेटवर्क पर क्या होगा कि सारे कंप्यूटर उस रिक्वेस्ट को देखेंगे और उससे अपना मैच करेंगे कि ये जो आईपी एड्रेस मांग रहा है, जो ये जो आईपी एड्रेस जिसका ये मैक एड्रेस चाह रहा है वो आईपी एड्रेस मेरा है या नहीं। जिसका भी वो आईपी एड्रेस होगा केवल वही बंदा रिस्पॉन्स करेगा, केवल वही सिस्टम रिस्पॉन्स करेगा, बाकी कोई सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। वो सारे सिस्टम जिसका आईपी एड्रेस उससे मैच नहीं करेगा वो सारे सिस्टम उस एआरपी रिक्वेस्ट को डिस्कार्ड कर देंगे। लेकिन जिस सिस्टम का उस आईपी एड्रेस से मैच होगा वो सिस्टम क्या करेगा, एक रेस्पॉन्स भेजेगा। उस रेस्पॉन्स में वो क्या करेगा, अपना मैक एड्रेस ऐड कर कर ए को रेस्पॉन्स भेज देगा। अब ए के पास क्या मिलेगा, बी का मैक एड्रेस आ चुका है, किसके हेल्प से, एआरपी रेस्पॉन्स की हेल्प से। अब ए क्या करेगा, ए सबसे पहले तो वो बी का जो मैक एड्रेस उसको मिला है फ्रॉम एआरपी रेस्पॉन्स उसको अपने पहले एआरपी टेबल में स्टोर करेगा।
ताकि फ्यूचर में कभी फिर से जरूरत पड़े तो फिर से उसको ब्रॉडकास्टिंग मैसेज ना भेजना पड़े, वो सिंपली अपने इंटरनल टेबल में देखे एंड वहां से उसको मैक एड्रेस मिल जाए, देन अपना कम्युनिकेशन करे। पहले तो अपने टेबल में स्टोर करेगा और स्टोर करने के बाद अपना फिर वहां से मैक एड्रेस लेगा और अपना कम्युनिकेशन का जो रेस्ट प्रोसेस है वो अपना कंप्लीट करेगा और बी से अपना कम्युनिकेशन करेगा। ठीक है, ये एक्चुअल प्रोसेस होता है एआरपी का काम करने का। इसको आप एक डायग्राम से भी बहुत अच्छे से समझ सकते हो। लेट सपोज ये हमारा होस्ट ए है एंड ये हमारा रिसीवर बी है। ए को बी से कम्युनिकेट करना है तो ए क्या करेगा, सबसे पहले ये देखेगा कि ए के पास क्या है, बी का आईपी एड्रेस तो है, किसकी हेल्प से, डीएचसीपी प्रोटोकॉल की हेल्प से ए के पास बी का आईपी एड्रेस है। अभी ए क्या, ए को और क्या चाहिए, ए को चाहिए बी का मैक एड्रेस। तो ए सबसे पहले क्या करेगा, अपने एआरपी टेबल में या एआरपी कैश टेबल में देखेगा कि ये जो बी का आईपी एड्रेस से है उसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास कोई मैक एड्रेस है या नहीं। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ये क्या करेगा, पूरे नेटवर्क पे, ये पूरा नेटवर्क है, ये नेटवर्क है और ये राउटर से सारे कनेक्टेड है, तो पूरे नेटवर्क पे एआरपी, ये क्या करेगा, एक एआरपी रिक्वेस्ट भेजेगा। तो देखिए एआरपी रिक्वेस्ट सबको जा रहा है, जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे ना नेटवर्क पे सबके पास एआरपी रिक्वेस्ट जाएगा। तो जो मैसेज सारे सिस्टम के पास जाता है ना उस मैसेज को ब्रॉडकास्ट मैसेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एआरपी रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजेगा। ठीक है, अब ये ब्रॉडकास्ट मैसेज सारे सिस्टम के पास जाएगा, लेकिन रेस्पॉन्ड कौन करेगा, केवल बी। क्यों, क्योंकि ए ने जो एआरपी रिक्वेस्ट में जो आईपी एड्रेस डाला है, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस डाला है, वो केवल बी से मैच कर रहा है, तो केवल बी ही रेस्पॉन्स करेगा, बाकी सिस्टम रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे। तो बी क्या करेगा, उस एआरपी को रिप्लाई करेगा जिसको एआरपी रेस्पॉन्स बोलते हैं, और ई के बी क्या करेगा, एआरपी रेस्पॉन्स में अपना मैक एड्रेस भी इनबिल्ट कर देगा, और वो रेस्पॉन्स किसके पास आएगा, ए के पास आएगा। देन ए क्या करेगा, एआरपी रेस्पॉन्स में से मैक एड्रेस निकालेगा और अपने जो एआरपी टेबल है, एआरपी कैश टेबल है, उसमें अपना बी के आईपी एड्रेस के करस्पॉन्डिंग उसका मैक एड्रेस स्टोर कर लेगा, और उसके बाद फिर वहां से मैक एड्रेस निकालेगा और अपना रेस्ट कम्युनिकेशन करने का जो भी प्रोसेस है वो फुलफिल करेगा। तो ये होता है एआरपी का काम। समझ में आ गया। अभी मैंने आपको बोला बार बार एआरपी कैश टेबल या एआरपी टेबल, आखिर ये होता क्या है। देखिए बेसिकली एक टेबल होता है कंप्यूटर में, हर एक आपके कंप्यूटर में भी होगा, मैं भी बताऊंगा कैसे आप अपने कंप्यूटर में एआरपी टेबल देख सकते हो। तो बेसिकली एक टेबल होता है जिस टेबल में हम लोग क्या स्टोर करते हैं, आईपी एड्रेस स्टोर करते हैं, एंड वो आईपी एड्रेस के करस्पॉन्डिंग उस मशीन का क्या मैक एड्रेस है वो स्टोर करते हैं, मतलब आईपी एड्रेस करस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस स्टोर करते हैं एआरपी टेबल में। ठीक है, और ये स्टोर हम क्यों करते हैं, आखिर हम ये टेबल मेंटेन क्यों करते हैं, इसलिए मेंटेन करते हैं ताकि बार बार अगर हमें किसी सिस्टम से कम्युनिकेट करना है तो बार बार हमें ब्रॉडकास्ट मैसेज ना भेजना पड़े, क्योंकि ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजने में हमारे पहले तो टाइम लगता है, नेटवर्क पर लोड जाता है, तो हमारा कम्युनिकेशन थोड़ा स्लो होता है। ठीक है, तो नेटवर्क को इफिशियंट यूज करने के लिए, हमें इफिशियंटली यूज करने के लिए, हमारा कम्युनिकेशन फास्ट हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अपना एआरपी टेबल मेंटेन करते हैं ताकि हमें ब्रॉडकास्ट मैसेज ना भेजना पड़े, मैक एड्रेस सिंपली हम एआरपी टेबल से निकाले और अपना कम्युनिकेशन कर पाए। ठीक है, ये समझ में आ गया एआरपी टेबल क्या है और क्यों जरूरत है एआरपी टेबल का। अब जब आप एआरपी टेबल देखते हो ना तो वहां पर आपको दो टाइप का एंट्री मिलता है, एक मिलता है ये आपको डायनेमिक एंट्री और दूसरा होता है स्टैटिक एंट्री। जब आप एआरपी टेबल देखोगे ना तो उसमें आपको एक कॉलम में होगा आईपी एड्रेस, दूसरे कॉलम में होगा मैक एड्रेस, एंड तीसरे कॉलम में होगा उसका टाइप, कि ये जो आईपी एड्रेस मैक एड्रेस का जो कॉम्बिनेशन है वो किस टाइप का है, स्टैटिक है या डायनेमिक है। तो हम लोग देखते हैं आखिर स्टैटिक एआरपी और डायनेमिक एआरपी का मीनिंग क्या है। तो देखिए स्टैटिक डायनेमिक एआरपी क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है व्हेन कोई भी डिवाइस अगर किसी भी दूसरे डिवाइस से जब कम्युनिकेशन करना होता है ना, तो ये जो अभी जो मैंने अभी जो प्रोसेस बताया कि कैसे एक दूसरे से डिवाइस कम्युनिकेट करते हैं, एआरपी कैसे काम करता है, सिंपली इसी प्रोसेस की हेल्प से वो डिवाइस दूसरे को कम्युनिकेट करेगा, उसके पास उसका मैक एड्रेस मिलेगा और उसको वो क्या करेगा, स्टोर करेगा। जब वो स्टोर करेगा तो वो एज ए डायनेमिक स्टोर करेगा, उसका टाइप एज ए डायनेमिक रहेगा। और डायनेमिक एआरपी का क्या एक फीचर है कि ये परमानेंट नहीं होता है। ठीक है, ये कुछ कुछ टाइम पे इसको इरेज कर दिया जाता है, इसको फ्लैश आउट कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि एक सिस्टम आप सोचो, आप अपने लैपटॉप पे दिन भर में हजारों रिक्वेस्ट करते हो एंड वो हो सकता है बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सर्वर से कम्युनिकेट करता हो, तो सारे 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 के सारे सर्वर का अगर हम लोग डेटा मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस स्टोर करने लगे तो एआरपी टेबल में एंट्री कितना ज्यादा हो जाएगा ना। तो और हो सकता है कि आप बार बार एक सर्वर से आज कम्युनिकेट किए एंड उसके बाद उस सर्वर से आप 2-4 महीने बाद कम्युनिकेट कर रहे हो, तो उसकी एंट्री 4 महीने रखने की जरूरत क्या है। ठीक है, आपके पास मेमोरी का लिमिटेशन है ना, इसीलिए हमारे पास मेमोरी का लिमिटेशन है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उस एआरपी प्रोटो एंट्री को
आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस की जो एंट्री है उसको हम लोग क्या करते हैं, डायनेमिक रखते हैं और कुछ कुछ टाइम पे, एक फिक्स टाइम पे उसको इरेज करते रहते हैं। ठीक है, और ये परमानेंट नहीं होता, ताकि हमारी मेमोरी फ्री रहे, ताकि जब भी हम दूसरा जो कम्युनिकेशन करें उसका स्टोर कर पाए। ठीक है, ये तो हो गया डायनेमिक। लेकिन कुछ होते हैं स्टैटिक एआरपी एंट्री। स्टैटिक एआरपी एंट्री का जरूरत क्यों पड़ता है? जैसे लेट सपोज कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो एंड आपका फिक्स है कि आपको जब भी कम्युनिकेट करना है ना, आपको इसी कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है या आपको इसी सर्वर से कम्युनिकेट करना है, आपका दूसरे सर्वर से कोई काम ही नहीं है। ठीक है, तो आप उस केस में क्या ये चाहोगे कि हर एक बार आप एआरपी ब्रॉडकास्ट करो, या उसका जो एआरपी जो मैक एड्रेस आपने स्टोर कर रखा है, आप ये चाहोगे कि हर एक घंटा या 2 घंटे या 1-2 दिन बाद उसका मैक एड्रेस इरेज हो जाए? आप तो ये चाहोगे ना कि वो परमानेंटली आपके सिस्टम में स्टोर रहे, क्योंकि आपको बार बार उसी से कम्युनिकेट करना है। ठीक है, तो उस केस में जहां पे आपको पता होता है कि आपको बार बार इसी सिस्टम से कम्युनिकेट करना है, उस केस में आप हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मैन्युअली मैन्युअली उसके आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस को एआरपी टेबल में एंटर करते हैं, और जब हम लोग एंटर करते हैं ना, तो वो एंटर होता है एज ए स्टैटिक एआरपी, और वो परमानेंट होता है, वो कभी डिलीट नहीं होता है। ठीक है, और ये कंपनीज में या ऑर्गेनाइजेशन में ये काम कौन करता है, स्टैटिक एआरपी का एंट्री का? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है ना, वो ये काम करता है, ताकि हमारा बार बार हमको अपना एआरपी ब्रॉडकास्ट ना करना पड़े, हमारा कम्युनिकेशन फास्ट हो। ठीक है, ये समझ में आ गया कि स्टैटिक एआरपी क्या होता है और हमें क्यों जरूरत पड़ता है और कौन ये स्टैटिक एआरपी एंट्री करता है।